अपना उत्तराखंड का आगाज कर रहे हैं आज की सबसे दुखद खबर के साथ। बड़ी खबर बुलेटिन में अल्मोड़ा से जुड़ी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अल्मोड़ा का एक जवान शहीद हो गया है। भनौली तहसील के मिरगांव के रहने वाले जवान दिनेश सिंह आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। तो वहीं जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। तो आज की ये सबसे दुखद खबर अल्मोड़ा से। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक और जवान शहीद हो गया है। उसी जवान की तस्वीरें भी आपके सामने। 25 वर्षीय दिनेश अब नहीं रहे। और ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी किशन जोशी से। किशन जोशी, ये बहुत दुखद खबर आज की, एक और जवान जो हमारे बीच में नहीं रहा। बिल्कुल कंचन, ये दुखद खबर है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में ये जवान शहीद हो गए हैं। ये 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक उत्तराखंड के अल्मोड़ा के भनोली के मिरगांव का रहने वाला है। इन्होंने 2 आतंकवादियों को भी शहीद होने से पहले मार गिराया था। ये देश की सेवा के लिए लगातार बॉर्डर पे अपनी चौकसी दे रहे थे, लेकिन अंत में इन्हें जो है अन्य आतंकवादियों ने मार गिराया। जिसके बाद जो है इनकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर है। ये तीनों भाई बहनों में एकलौता पुत्र था और इसकी शादी भी नहीं हुई थी। इसके पिता भी आर्मी से ही रिटायरमेंट है। कंचन, ये सूचना पूरी बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो महज 25 साल की उम्र और देश के लिए शहादत। आगे बढ़ेंगे और कल पिथौरागढ़ के 2 जवानों की जम्मू कश्मीर में शहादत की खबर आई थी, जिनका पार्थिव शरीर आज पिथौरागढ़ पहुंचेगा। आपको यहां जानकारी दे दें कि कल बारामूला के उरी सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी के 2 जवान शहीद हो गए थे। और शहीद जवान गोकर्ण सिंह मुंसियारी के नापड़ गांव के रहने वाले थे। ये आपको कल हमने जानकारी दी थी। आज इनका पार्थिव शरीर जो है वो इनके पैतृक गांव पहुंचेगा। शंकर सिंह दूसरे जवान जो शहीद हुए थे कल, गंगोली हाट के नाली गांव के रहने वाले थे। विजयवर्धन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पिथौरागढ़ से। विजयवर्धन, इनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। क्या इस समय माहौल है पैतृक गांव में? तो मैं आपको बताऊं कि अभी जम्मू से आज हवाई जहाज की मदद से दोनों पार्थिव शरीरों को बरेली लाया गया और बरेली लाने के बाद संभवतः कुछ देर बाद उनके दोनों के पैतृक निवास में दोनों पार्थिव शरीरों को पहुंचाया जाएगा। पहले ये कार्यक्रम तय था कि पिथौरागढ़ हेडक्वार्टर में दोनों पार्थिव शरीरों को लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके गंगोली हाट और नासनी में उनके पार्थिव शरीरों को पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तो अभी सभी लोग इस इंतजार में है कि कब वायुसेना का हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचे और दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचे। और पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचाने के बाद स्थल में और रामेश्वर घाट में उनके अंतिम संस्कार की यहाँ पर तैयारियां भी की जा रही है। तो अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। वायुसेना के विमान का बस इंतजार हो रहा है। शुक्रिया आपका विजयवर्धन इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। ऋषिकेश में एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो वहीं ऋषिकेश एम्स में कार्यरत स्टाफ नर्स की रूममेट ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। ऋषिकेश एम्स में ये 6ठा मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। आवास विकास स्थित शिवा एन्क्लेव पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसको सील कर दिया है। साथ ही मुनादी कर लोगों के आवागमन पर पाबंदी लगा दी है। स्टाफ नर्स के पूछताछ के बाद संपर्क में आए 8 लोगों को कोविड-19 की जांच के लिए एम्स भेजा गया है। सबसे बड़ी बात यह कि रूममेट जो थी वही कोरोना पॉजिटिव हो गई है। पूरे इलाके को जहां पर ये महिला रहती थी उसको सील कर दिया गया है। शिवा एन्क्लेव में रहती थी, आवास विकास स्थित शिवा एन्क्लेव, जिसे पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए सील कर दिया है। ऋषिकेश में ये एक और मरीज जिसमें कोरोना की पुष्टि की गई है। कुल संख्या होगी है कोरोना पॉजिटिव की उत्तराखंड में 61। और जो ये अब महिला कोरोना पॉजिटिव हुई है वो नर्स थी ऋषिकेश एम्स में, और उसकी रूममेट में भी कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद अब प्रशासन एक्टिव हो गया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अब तक आपको बताएं कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं ऋषिकेश एम्स से। नर्स की रूममेट भी अब कोरोना संक्रमित हुई है और जो लोग संक्रमण के बाद इनसे जुड़े थे उन सब के ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं। आशीष डोभाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। आशीष, ये चिंता वाली बात है कि कोरोना पुष्टि होने के बाद
रूममेट जो थी वो भी कोरोना पॉजिटिव हुई है। अब कैसे इस बात की पता लगाया जा रहा है कि किन किन लोगों से ये मिले, किन किन लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि ऐसे में कोरोना का फैलना तय है। जी कंचन, बिल्कुल बड़ी चिंताजनक बात है और ऋषिकेश के लिए खासकर चिंताजनक बात है, क्योंकि अभी तक ये पूरा क्षेत्र जो था वो सुरक्षित माना जाता था कोरोना संक्रमण को लेकर, लेकिन आने वाले इस बीते हफ्ते में ही लगभग ये छठा मामला सामने आया है। ये जो पहले नर्स थी सर्जिकल वार्ड जो ऋषिकेश एम्स का है उसकी रूममेट हुआ करती है और ये सिवा एन्क्लेव में रहती है। इसको पहले से ही क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन कल इसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद इसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब एम्स प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ऋषिकेश एम्स में कैसे ये पूरा संक्रमण जो है फैलता जा रहा है और इसकी जद में पूरा ऋषिकेश धीरे धीरे आने की संभावना जो है। सबसे बड़ी बात आशीष डोभाल यही है कि छठा मामला है और ये छठा मामला जब सामने आया तो कुल मरीजों की संख्या उत्तराखंड में 61 हो जाती है। तो चिंता यहाँ पर राज्य सरकार की भी बढ़ती है, क्योंकि एक मिशन पर तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर रखी है कि अब तक एक भी जान नहीं गई है कोरोना से। जी बिल्कुल कंचन, अभी बात करें तो लगातार जो एम्स का मामला सामने आ रहा है उसने चिंता को लगातार बढ़ा दिया है और ये छठा मामला सामने आने के कारण लगातार चिंता जो है आसपास के पूरे क्षेत्र में बनी हुई है और एम्स प्रशासन से लेकर उत्तराखंड सरकार जो इसे ऑरेंज जोन में लेकर आई थी, क्योंकि देहरादून जिला में ये पड़ता है। तो कहीं आशीष डोभाल, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये छठा मामला ऋषिकेश एम्स से। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से लड़ने वाला मोर्चा संभाल रखे डॉक्टर, सफाई कर्मी, चिकित्सा सहायकों का आज भारतीय वायुसेना ने फूलों की बारिश करके हौसला बढ़ाया। आसमान से बरसते हुए फूलों को देख कोरोना योद्धाओं के चेहरे खिल उठे। सेना ने कोरोना योद्धाओं को सलामी देते हुए आज फ्लाई पास्ट भी किया और सेना के हेलीकॉप्टर्स ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरी। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तमाम डॉक्टर्स के चेहरे, न सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सें, हाउसकीपिंग का स्टाफ, सैनिटाइजर टीम, सबके सब खुश नजर आए। उनके चेहरे पर एक हंसी नजर आई, मुस्कुराहट नजर आई, क्योंकि उनको सलाम देते हुए सरहद के जवान आसमान से उड़ान भरते हुए नजर आए। इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरी इन हेलीकॉप्टर्स ने और कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया। अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की गई। सुबह 10:15 पर से 10:25 तक हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश की बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही वहां फूलों को बरसाया, सभी लोग खुशी से झूम उठे। और इसके बाद देहरादून के दून हॉस्पिटल में 10:30 बजे से 10:45 के बीच में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सारा स्टाफ एक साथ नजर आया। डॉक्टर्स ने छतों पर आकर ये पूरा नजारा देखा। हेलीकॉप्टर से फूलों को बरसते देख सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सभी कोरोना योद्धाओं ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। एक्सिलरेटिंग कहूँगी मैं, बहुत ही रोमांचक पल था और बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा। और जितने लोग वहाँ थे हमारे साथ इकट्ठे, हमारा स्टाफ सारा था, बहुत ही खूबसूरत बढ़िया पल था वो। हमारी जो है भारतीय सेना ने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को एवं डॉक्टरों को, नर्सेस के लिए बड़े सम्मान का विषय रहा है और हम लोगों को बड़ी उत्साह मिला है। इससे मनोबल हमारा बढ़ा है और बहुत ही अच्छा लगा है कि हम लोगों को जो है हमारे इस मेहनत के लिए हमें ये फूलों की जो वर्षा हुई है उसके लिए बड़ा ही अच्छा लगा है। तो कोरोना महामारी की जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर्स लगातार जुटे हुए हैं। वहीं आज कोविड-19 अस्पतालों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया गया और हौसला बढ़ाया गया। देहरादून में पुलिस लाइन पहुंचे आर्मी के अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चढ़ाए, पुष्प चक्र चढ़ाए, शहीदों को याद किया। और इस मौके पर पहुंचे ब्रिगेडियर SN सिंह ने कहा कि आज पुलिस के जवान फ्रंट लाइन में इस महामारी में जनता की मदद कर रहे हैं।
फ्रंट लाइन के बारे में वो नहीं करूँगा। आज हम यहाँ पर बेसिकली आए पुलिस वगैरह के जो जवान वगैरह शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो क्योंकि वो भी अपने देश की सेवा करते हुए, अपने राज्य की सेवा करते हुए शहीद हुए थे। और आज जो ये कोरोना का आप सभी को पता है जो लड़ाई चल रही है भयंकर, इसके में जो लड़ रहे हैं उसके लिए हम उनको शाबाशी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि थोड़े दिनों के अंदर हम इसके ऊपर विजय हासिल कर पाएंगे। तो वहीं आपको बताएं कि आज रुड़की बी सेंटर में भी एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी, आर्मी के स्वास्थ्यकर्मी सहित कई कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में आर्मी के बैंड की धुन सभी कोरोना योद्धाओं को उनका स्वागत करती हुई नजर आई। आर्मी के ब्रिगेडियर प्रभु श्रीनिवास ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सभी रुड़की पुलिस, हेल्थ स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इंजीनियरिंग स्टाफ, सेना के कर्मी, मिलिट्री अस्पताल के कर्मी, इन सभी को और जो सैनिटेशन स्टाफ पर्टिकुलरली उनके लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। हम ये चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ में हैं और उनकी ये जो लड़ाई है हम उनके लिए हमारी बहुत अधिक भावनाएं हैं कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। कोटद्वार के पोखाल इलाके में कल रात ग्रामीणों द्वारा लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को घर छोड़ने जा रही बस के ड्राइवर और यात्रियों के साथ मारपीट और बंधक बनाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का कहना था कि ये लोग यहां भी कोरोना फैलाएंगे और सूचना पर पहुंची हुई पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बस को गंतव्य के लिए रवाना किया और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पोखाल में इसको रोक दिया गया और उन्होंने ये कहा कि भाई तुम कोरोना फैलाने के लिए आ गए यहाँ पे। तो कुछ शरारती तत्व है वहाँ पे, 1-2 लोग जो ये विनोद बताया गया और ये जो है सुनील बताया गया और उसके बाद जो ये 8-10 लोग और थे। तो जब पटवारी ने इनको रोका कि ड्राइवर कंडक्टर को रोका इन्होंने, जब पटवारी ने इनको विरोध किया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे, जाने दो, तो उन्हें पटवारी के साथ मारपीट की। और आइए अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं हम जो शायद आपने कभी ना देखा हो और इसके बारे में कभी ना सुना हो। आपने अक्सर अजगर को, बड़े बड़े जानवरों को निगलते हुए देखा होगा, लेकिन आज तस्वीर आप जो देख रहे हैं उसमें अजगर को निगलने वाला एक कोबरा दिखाते हैं आपको, जिसने अजगर को ही निगल लिया। आपने अक्सर अजगर को दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाते हुए देखा होगा, लेकिन अगर अजगर ही खुद किसी का शिकार बन जाए तो क्या? ऐसा शायद पहली बार ही आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रामनगर के क्यारी गांव में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जब किंग कोबरा ने कई फीट लंबे अजगर को निगल डाला। तो तस्वीरें बिल्कुल उलट हो गई हैं। उलट इस तरह से कि आपने अक्सर अजगर को, बड़े बड़े जानवरों को निगलते हुए देखा है, लेकिन आज ये तस्वीर बयां करती है कि अजगर को निगलने वाला कोबरा भी इस जमीन पर है, क्योंकि इन तस्वीरों में, रामनगर की जो तस्वीरें हैं, ये अजगर को निगलते हुए एक कोबरा की तस्वीर है। दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाता है अजगर, लेकिन आज खुद एक कोबरा का शिकार बन गया अजगर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लॉकडाउन में दूसरी जगहों पर फंसे हुए अल्मोड़ा के लगभग 10,000 युवा अपने गांव में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही 15,000 युवाओं ने आवेदन दिया है। लॉकडाउन से अन्य राज्यों में फंसे हैं और अब प्रशासन इन युवाओं को अपने घरों के आसपास ही रोजगार देने के लिए मनरेगा के कार्ड बनाने जा रहा है, ताकि इन युवाओं को मनरेगा योजना से जोड़ा जा सके। अधिक मात्रा में बाहर से भी हमारे प्रवासी लोग गांव में लौट के आए हैं। उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके, यदि वो कार्य करना चाहते हैं, तत्काल उनका नया जॉब कार्ड बना दिया जाए। और यदि किसी परिवार का कोई सदस्य बाहर काम करता था, अब लौट के आया हुआ है और वह भी कार्य करना चाहता है, तो उसका नाम उसके जॉब कार्ड में जोड़ दिया जाए। तो लॉकडाउन के चलते दूसरे जिलों में फंसे हुए लोगों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोटद्वार के एक इलाके में जनपद पौड़ी का कैंप हेडक्वार्टर बनाया गया है, जहां से पहले ही दिन 140 लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए घर तक छोड़ा दी।
वहीं दूसरे दिन भी बसों के आने का सिलसिला जारी रहा और एसडीएम ने बताया कि देहरादून से 22 बसों के जरिए लोग कोटद्वार पहुंच रहे हैं, जिसके बाद सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है और उसके बाद ही दूसरी बसों के जरिए उन्हें घर तक छोड़ा जा रहा है। ये अलग अलग जनपदों से और अलग अलग एरिया से हमें सूची जैसे जैसे आते रहेगी उस हिसाब से ये व्यवस्था बनती रहेगी। फिलहाल हमारे पास देहरादून से जो सूची आई है उसके अनुसार तकरीबन 22 गाड़ियां वहां से रवाना हो रही है। तो उन 22 गाड़ियों के हिसाब से यहाँ पे प्रति विकासखंड 2 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप लोग यहाँ से बैठते हुए अपने अपने ब्लॉक में जा सकें। डीआईजी कुमाऊं जगतराम जोशी ने रविवार को हल्द्वानी के कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। डीआईजी ने इस दौरान इलाके के जायजे के साथ ही जरूरतमंदों को राशन दिया। डीआईजी ने पुलिस को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हो उसकी थाने स्तर पर लिस्ट बनाई जाए और उस तक मदद पहुंचाई ही जाए। है पूरा कुमाऊं क्षेत्र में ही हमारे सभी जगह हो रहा है, कहीं एक यही नहीं हो रहा है। सभी जगह कोशिश कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी जवान अपने रिसोर्सेज से, जो बहुत ही नीड लोग आ गए हैं जिनके पास काम नहीं है, जिनका रोज़गार बिल्कुल बंद हुआ पड़ा हुआ है, मजदूरी करते थे, ऐसे लोगों के लिए हम लोग थोड़ा सा ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको आटा चावल दाल नमक ये व्यवस्था उनको, ताकि उनको ये सामग्री उपलब्ध हो जाए और आराम से लोग बाग जो जब तक ये कठिन दौर है तब उनको कोई तकलीफ ना हो। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में किसान खेतों की जुताई के लिए पेड़ों को काटकर हल बनाते हैं। जंगलों को बचाने के लिए कृषि विभाग ने उपाय निकाले हैं। रिपोर्ट देखिए। किसान अपने खेतों को जोतने के लिए लकड़ी के हलों का उपयोग करते हैं, जिसके लिए हर साल किसान बहुमूल्य पेड़ों को काट देते हैं। लेकिन अब किसानों को हल बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि कृषि विभाग VL स्याही ने लोहे के हल्के हल बनाए हैं, जिस पर किसानों को 80% सब्सिडी मिल रही है। कृषि विभाग की तरफ से जो है वो पेड़ों का कटान रोकने के लिए जो है वो कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत VL स्याही हलों का वितरण किसानों को किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि विभाग के द्वारा ये स्याही हल किसानों को 80% अनुदान पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वही स्याही देवी विकास समिति का कहना है कि जो हल बने हैं उनकी कीमत 350 रुपए है और कई वर्षों की मेहनत के बाद अब इसे तैयार किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से हमने विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की सहायता से इस हल को विकसित किया और जो आज किसानों की एक प्रमुख मांग बन गई है। अगर पर्वतीय क्षेत्र में किसान इन हलों का प्रयोग करें तो जंगलों को बचाने में उनकी अहम भूमिका होगी। न्यूज़ 18 के साथ अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कोरोना संकट में एक तरफ जहां अस्पतालों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वहीं नैनीताल के बगड़ में बना आयुर्वेदिक अस्पताल कई महीनों से बंद है। 24 से ज्यादा गांव के लोगों के लिए ये अस्पताल बनाया गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर के कार्यालय बंद है। अस्पताल में भी ताले लटके हैं और बताया जा रहा है कि लाखों की लागत से 2011 में अस्पताल को बनाया गया था। पूरा विश्व कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन इसकी एक वानगी उस वक्त नैनीताल में देखने को मिलती है जब हम एक बगड़ राजकीय चिकित्सालय है वहां पहुंचते हैं। ये देख सकते हैं बगड़ का राजकीय चिकित्सालय है आयुर्वेदिक, और यहाँ पर ना तो डॉक्टर है ना ही कोई सुविधा है। ये देख सकते हैं कि इस तरफ ये जो तारें हैं वो भी जल गई हैं, और इस तरफ देख सकते हैं कि डॉक्टर का कक्ष है चिकित्सा अधीक्षक का, वो पूरी तरीके से बंद है, ताले लगे हुए हैं। और जो अस्पताल का जितना भी भाग है, जहां भी दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं, उनमें ताले लगा दिए गए हैं। लेकिन ये कई दिनों से, कई महीनों से बताया जा रहा है कि ये अस्पताल नहीं खुला है। जो यहाँ कर्मचारी हैं वो कभी आते नहीं हैं। ये इसलिए बड़ी बात है कि जो पूरा इलाका है, 20 से 30 गांव हैं, करीब 3000 लोग इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं, और जो दिल्ली या तमाम शहरों से लोग आए हैं उनको कोरोना जैसी बीमारी घातक हो सकती है, उनके चेकअप के लिए ये महत्वपूर्ण अस्पताल है।
और जहां भी देखो इस अस्पताल में ताले लगे हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए है, और ये डॉक्टर जो समय है अस्पताल खुलने का वो 8 से 2 बजे का है, और हम 1 बजे इस अस्पताल में हैं, लेकिन 1 बजे ही यहाँ पर कोई नहीं है। और बताया ये भी जा रहा है कि पूरे जो गांव वालों से हमारी बातचीत हुई है तो कई दिनों से यहाँ डॉक्टर नहीं आए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से या डीएम नैनीताल या कुमाऊं कमिश्नर की ओर से कि हम सजग हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही या डॉक्टर गायब होने का ये मामला कोई पहला नहीं है। जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो इस पे क्या कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। तो कोरोना काल के समय में विभाग में तैनात 3 संविदा कर्मचारियों को एनएचएम ने नौकरी से निकाल दिया है। और वहीं पर आपको बताएं कि एनएचएम में संविदा डॉक्टर अभय कुमार ने बताया कि उनका बॉन्ड 1 महीने एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद 30 अप्रैल को उन्हें नोटिस भेजा गया। 1 मई से ऑफिस नहीं आना है, नोटिस में लिखा गया था। और वहीं इस पूरे मामले में डीएम का कहना है इस पर नजर रखे हुए हैं। देखिए, अभी उसमें हमने सीएमओ से कहा है कि जो भी प्रक्रिया फॉलो होती है नेगेटिव पॉजिटिव केस के साथ वो सारी बताएं। और डेफिनेटली जो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जब केस पॉजिटिव हो गया था तो उसको जो नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल था वहां पर उन्हें रेफर करके उसे एडमिट कराना चाहिए था, और उसको जो है ऐसा ना करके वहां से उन्हें छोड़ दिया गया है। तो ये एक सीरियस मैटर है। इस पर अभी हम जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद फर्दर जो है कार्रवाई शुरू करेंगे। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि रामनगर में स्थित रिजॉर्ट वेडिंग पॉइंट के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ कोरोना और लॉकडाउन को लेकर इस सीजन में रिजॉर्ट्स, बैंक्वेट्स हॉल, बारात घरों में करीब 200 शादियों की बुकिंग कैंसिल हो गई है, जिससे रिजॉर्ट्स, बैंक्वेट हॉल मालिकों को 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और वहीं इस सीजन में काम नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा नुकसान। काम है और अप्रैल में मई में लगन थे और ये सारे निरस्त हो गए। उसके बाद आगे क्या स्थिति होगी, क्योंकि कोविड का अभी संक्रमण लगातार चल रहा है, एकदम स्थिति नहीं है, तो आने वाले समय में भी बिजनेस काफ़ी अफेक्टेड है। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो कमर टूटी है वो बैंकेटिंग के काम की टूटी है, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।